ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का 10 साल मुकम्मल हुए हैं और ये ILF के लिए एक संग मील है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सवांग थिएटर ग्रुप के, उन्होंने हमें दोबारा इस साल मौका दिया कि हम आपके लिए अपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऑडियंस के लिए एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवाएं। और इस बार हम आपके लिए लाए हैं दास्तान गोई, जिसमें हमने दास्तान को मज़ाह का रंग दिया है। और जो मेरे आर्टिस्ट हैं वो यहाँ मौजूद हैं चारों, जो कि आपके सामने पेश करेंगे। और जो दूसरी मालूमात हैं कि ये किस राइटर्स को यहाँ पर दास्तान में अपनी आपके ज़रिए आपके लिए दास्तान सुनाएंगे, वो ख़ुद उसका तारुफ़ करवाएंगे। सिर्फ़ आपसे सिर्फ़ एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस परफॉर्मेंस के दौरान अपने तमाम फ़ोन को बेज़ुबान कर दें तो हमारे आर्टिस्ट की ज़बानें बड़ी फर बोलेंगी। तो प्लीज़ अपने साइलेंट मोड पे ले आएँ फ़ोन्स को, ताकि हमारे आर्टिस्ट आपको अपनी परफॉर्मेंस से महसूस कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा अहमद। मैं आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस तरह की जो कोताहियाँ होती रहें मुझसे उनको माफ़ कर दीजिएगा तलफ़्फ़ुज़ की। मैं किस्सा गोई या दास्तान गोई के मुतालिक बता दूँ कि ये ज़बानी किस्सा सुनाने का एक फ़न है जो ईरान से हमारे बरे सग़ीर में आया 16वीं सदी में। अब इसमें जो ज़्यादातर मशहूर हुए वो देव मलाई किस्से थे, जैसे दास्तान अमीर हमज़ा या किस्सा चार बहार। मगर हम लोगों ने एक कोशिश की कि क्यों ना हम हमारे जो नौजवान हैं उनको वो उस तरह दकीक उर्दू पे फ़ौरन ना लाएं, और क्यों ना आसान उर्दू और सहल उर्दू और वो पाकिस्तानी राइटर्स जिनके बारे में अमूमन हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा नहीं जानती। अब मज़ाह में इब्ने इंशा या पतरस बुखारी का नाम बहुत कॉमनली आप किसी भी कॉलेज वाले से पूछेंगे तो उसको पता होगा। तो हमने 4 ऐसी कहानियों का इंतखाब किया है या 4 ऐसे किस्सों का इंतखाब किया है जो हमारी नज़र में वो हम अपनी नौजवान नस्ल को उन राइटर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। उन 4 कहानियों के बारे में आदिल यूसुफ आपको। आदाब। 4 कहानियाँ हैं। पहली कहानी का नाम है गुमशुदा की तलाश। ये तहरीर है फ़िक्र तूनसवी की। इसमें एक भाई की गुमशुदगी की रुदाद है कि उसके गुम हो जाने के बाद उसके ख़ानदान वालों पे क्या बीतती है। दूसरा किस्सा है, उसका उन्वान है ए दिलरुबा तेरे लिए। ये शौकत थानवी की तहरीर है। इसमें एक शायर का बयान है कि वो अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए अपने फ़न को गिरवी रख देता है। तीसरी तहरीर है मुज्तबा हुसैन की बउनवान स्विट्ज़रलैंड में खाता हमारा। ये एक अकाउंट के बारे में एक तहरीर है कि उस अकाउंट के आने के बाद एक मियाँ बीवी की माशरती ज़िंदगी पर क्या असर होता है। और चौथी तहरीर है दिमाग चाटने वाले। ये इब्राहिम जलीस ने लिखी है। इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्हें ये ज़ूम होता है कि वो खुशगुफ्तार हैं, लेकिन इनके ज़ूम का खमियाजा फिर हमें भुगतना पड़ता है। इस महफिल से पहले एक साकीनामा बयान किया जाता है, पढ़ा जाता है, और उसके बाद हम महफिल की जानिब बढ़ेंगे। वो साकीनामा पढ़ेंगे उसामा अहमद ख़ान। साकीनामा से पहले सिर्फ एक जुमला, हमारे हाइबाना उस्ताद हैं फवाद, वो बहुत दास्तान गोई में ज़िया मोइनुद्दीन के शागिर्द हैं, और उनका एक बड़ा खूबसूरत जुमला मुझे लगता है कि वो दास्तान गोई के बारे में कहते हैं आदाब में है कि तालियां मत बजाएं, वाह कर दें, ताकि जुमला समझ आए तो वाह कर दें, जुमला ना समझ आए तो और ज़ोर से वाह कर दें ताकि साथ वाले को लगे आपको जुमला समझ आ गया है। हमारे जुमले इतने मुश्किल नहीं है कि समझ ना आए। दूसरी बात यह कि हम तालियों के भी भूखे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां भी बजा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। साकीनामा। वो दारू पिला साकिए मैं परस्त, जो एक ही जाम में कर दे मस्त। बहाना न कर बादा खारों से तू, हवाले कर अब सागिरे मुश्क बू। तेरे फैज से हूं जादू कलाम, फसूं साज मशहूर हो मेरा नाम। वो फिक्रे दूं मैं जाहिदे खुश्क को, चले मैकदे की तरफ मस्त हो। न हो हुर्मते दुख्त रिज़्क़ का ख्याल, बने रिंद का कौल सहरे हलाल।
गुमशुदा की तलाश, फिक्र तौनसवी। ये इश्तिहार मैं अपने गुमशुदा भाई चिंतामनी के मुतालिक दे रहा हूं। मौसूफ इससे पहले भी गुम हो गए थे, लेकिन उस वक्त मैंने इश्तिहार नहीं दिया था क्योंकि मेरा ख्याल था कि मौसूफ खुददार आदमी है, इसलिए उसने ज़रूर किसी कुएं में छलांग लगा दी होगी। लेकिन छठे रोज़ वो मैली चकट पतलून के साथ घर लौट आया और बकौल हमारे चचा जान के, आखिर खून तो हमारा था, क्यों ना लौटता? खून ने जोश मारा होगा। हमेशा उजली पतलून पहनने वाला आखिर कब तक घर से बाहर रह सकता था? खुद ही चाहे कितनी भी बुलंद हो जाए, पतलून का मुकाबला नहीं कर सकती। मगर मुझे यकीन है कि मौसूफ इस मर्तबा वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि वो घर से 200 रुपये उठा कर ले गया है। इसलिए अब उसकी रगों में हमारा खून जोश नहीं मारेगा। इश्तिहार देने की एक और वजह वालिदा मोहतरमा है, जो मौसूफ को अभी तक नादान लड़का गर्दान रही हैं। मैंने लाख बार समझाया कि मादर मोहतरम चिंतामनी अब 20 बरस का हो चुका है, वो नादान नहीं रहा। वो सिर्फ चेहरे मोहरे से ही गधा दिखाई देता है, मगर अंदर से काफ़ी काइयाँ हो चुका है। मगर वालिदा मोहतरमा जिसने इस गधे को जन्म दिया है, वो अपनी तख्लीक पर ज़्यादा मुस्तनद राय रखती हैं। उन्होंने मुझे ताना दिया, दरअसल तुम छोटे भाई की गैर हाजिरी में सारी आबाई जायदाद को तन्हा हड़प करना चाहते हो। हमारी आबाई जायदाद 2 कमरों वाला एक मकान है जो हमने किराए पर ले रखा है, या फिर वालिद मोहतरम के कब्जे में एक बही खाता है जिसमें दर्ज है कि हमारे ख़ानदान के पास 150 एकड़ ज़मीन है जिस पर आजकल एक दरिया बह रहा है, और वालिद मोहतरम गुज़श्ता 11 बरस से उस दरिया के सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगरचे वालिदा मोहतरमा के ताने की तमाम बुनियादें दरिया बुर्द हो चुकी, लेकिन फिर भी एक फरमाबरदार फर्जंद के तौर पे मैं ये इश्तिहार देने पर मजबूर हूँ। बिरादर अजीज़, चिंतामनी की कोई तस्वीर मेरे पास नहीं। दरअसल उसके जितने भी फ़ोटो थे वो उसने अपनी वक्तन फ़वक्तन किस्म की महबूबाओं में बांट दिए थे। पूछने पर चिंतामनी की हर महबूबा ने जवाब दिया कि मेरे पास चिंतामनी की फ़ोटो थी, वो मैंने रुसवाई के खौफ से ज़ाया कर दी है। एक महबूबा तो बहुत साफ़गो निकली, उन्होंने तुनक कर जवाब दिया, मैंने शादी होते ही चिंतामनी की वो फ़ोटो लौटा दी थी और आजकल बटवे में अपना खावंद का फ़ोटो रखती हूँ। चुनांचे फ़ोटो दस्तयाब ना होने के बायस मजबूरन अपना ही फ़ोटो इश्तहार के साथ छाया कर रहा हूँ। इसके बावजूद गुमशुदा मेरे भाई को समझा जाए, मुझे नहीं। वालिद और वालिदा मोहतरमा दोनों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि चिंतामनी की नाक मुझसे मिलती है, इसलिए पहचानने में आसानी होगी। हमारे नाना मरहूम की नाक भी हम दोनों नवासों से मिलती थी और वो भी घर से भाग गए थे। अजीब नाक है, नाना के दौर से कट रही है। बाहर कैफ, फोटो में मेरी नाक हाजिर है। उसके अलावा जितने भी आज़ा हैं वो मेरे ज़ाती हैं, उनसे बिरादर अजीज़ चिंतामनी का कोई ताल्लुक़ नहीं। चिंतामनी के बाकी नाक नक्शा के मुतालिक पोजीशन ये है कि बचपन में उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। उन दिनों वो सिर्फ माँ का दूध पीता था। लड़कपन में उसका दूधिया रंग गंदुमी होता गया क्योंकि उसने गंदुम खाना शुरू कर दी थी। जवानी में उसके रंग का मैलान स्याही की तरफ हो गया। ना जाने जवानी में उसने चोरी छुपे क्या खाना शुरू कर दिया था। अलबत्ता जब वालिद मोहतरम उसे हैबतनाक किस्म की गालियां और भपकियां दिया करते तो लम्हा भर के लिए उसका रंग पीला भी पड़ जाता। गोया चिंतामनी बड़ा रंगारंग आदमी था, खुदा उसे हर रंग में खुश रखे। आंखें बड़ी बड़ी लेकिन गूंगी किस्म की, जैसे कोई हसीना बगैर ब्याह के बेवा हो गई हो। कई बार मैंने उसे समझाया कि अरे पगले, इन पर काला चश्मा लगा ले, बात बन जाएगी, मगर वो ना माना। एक बार मैंने अपनी बीवी से आंख बचाकर अपना चश्मा उसको दे दिया, वो उसने अपने एक दोस्त को दे दिया। दोस्त नवाजी में तो वो बेमिसाल था। वालिद मोहतरम हमेशा उसे दोस्त नवाजी पर छड़ी से पीटा करते थे और वो कमाल सब्र व शुक्र से इस पिटाई को सह लेता था। सब्र व शुक्र में भी वो बेमिसाल था। वालिद मोहतरम निहायत फ़ख्र से कहा करते थे
मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक साबिर और शरीफ लड़के को पैदा किया है और वो चिंतामणी है। बुजुर्गों के सामने चूं तक नहीं करता। हाय, अब उसके भागने के बाद उन बुजुर्गवार की छड़ी किसी काम नहीं आ रही। चिंतामणी जब घर से भागा तो उसके तन पर 3 कपड़े थे। एक पतलून जो कि मेरी थी, एक धारीदार कमीज जिससे वो बेहद नफरत करता था मगर फिर भी पहने रखता था, एक बुनियान जो कि उसने बड़े चाव से खरीदी थी। ये बुनियान अक्सर वालिद साहब भी पहन लिया करते थे। उन्हें फिट नहीं आती थी मगर वो कहा करते थे, अगर बाप अपने बेटे का बनियान पहन ले तो उन दोनों का मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार होता है। जिस दिन चिंतामणी भागा उस दिन रिश्ता उस्तवार करने की बारी चिंतामणी पर की थी, इसीलिए बुनियान उसके बदन पर थी। वालिद मोहतरम उस बनियान को याद करके ज़ारो कतार रोते हैं और कहते हैं, काश ये बुनियान मेरे पास होती तो मैं इसे आंखों से लगाकर तस्कीन हासिल कर लेता। चिंतामणी क्यों भागा? इसके मुतालिक मुअर्रिखीन की आरा में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। वालिद मोहतरम यानी अबूल चिंतामणी का ख्याल है कि लड़का शादी का ख्वाहिशमंद था लेकिन उसे दूर दूर तक शादी के कोई आसार दिखाई नहीं देते थे। मगर अमुल चिंतामणी यानी चचा जान की राय वालिद मोहतरम से ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं, अरे चिंता सिरे से शादी सिस्टम के खिलाफ था। वो तो ब्रह्मचर्य में यकीन रखता था। इसके अलावा वो एक जिम्मेदाराना सूझबूझ का मालिक था। वो जानता था कि उसकी दोनों बहनें अभी तक कुंवारी बैठी हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए उसके पास ठोस वजह मौजूद थी। तीसरे मुअर्रिख उमुल चिंतामणी यानी वालिदा मोहतरमा की राय चाचा जान से किसी हद तक मिलती है, सिर्फ इस तरमीम के साथ बहू यानी मेरी जौजा ने उसे फरार होने में मदद दी थी। खुद बहू भी इस किस्म की एक अलग राय रखती है, यानी जो सास कहे उसके उलट। इश्तिहार देने से 2 दिन कबल मौर्रखीन में एक खौफनाक लफ्जी जंग हुई। मैंने वालिद मोहतरम पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने चिंतामणी को बिगाड़ कर रख दिया था और उसे हमेशा कहा करते थे कि ऐ मनहूस, कब तक बड़े भाई के टुकड़ों पर पलता रहेगा? अपने पाँव पर खड़ा होना सीख। और यूं आपने दोनों भाइयों के दरमियान नफरत की एक खलीज हायल कर दी थी। इस पर वालिदा मोहतरमा मेरी मदद को आई और बोली, इस बुड्ढे का तो शुरू से यही वतीरा रहा है। ये तो मैं ही थी जो इस बुड्ढे के साथ 30 साल काट गई। बुढ़ा और बुढ़िया आइंदा भी एक साथ जिंदगी काटने का इरादा रखते हैं। ये सुनकर हमारी बड़ी बहन जो एक स्कूल में उस्तानी है बाप की हिमायत पर उतर आई और बोली, पिताजी वजह फरमा रहे हैं, मुल्क में सनती इर्तिका हो रहा है, आजकल डेमोक्रेसी का ज़माना है। ऐसे में पुराने तर्ज के मुश्तरका ख़ानदान का ढांचा कायम रखना रुजत पसंदी है। एक नौजवान को मजबूर करना कि वो मुश्तरका कुंबे की जकड़बंदियों में रहे आक़िबत नाअंदेशी है। पिताजी ठीक कह रहे हैं कि देश के हर नौजवान को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि चिंतामणी इस मुल्क का पहला बागी हीरो है जो क़दामत की जंजीरें तोड़ ताड़ कर चला गया। हिप हिप हुर्रे। ये सुनकर हमारी वालिदा मोहतरमा भड़क उठी और दीवार की तरफ मुंह करके बोली, ये बहन है कि डाइन? 4 लफ्ज़ क्या पढ़ गई, भैया से प्यार करना छोड़ बैठी। वालिदा मोहतरमा ने यह बात कदरे एहतियात से कही थी ताकि बड़ी बहन ना सुन लें। दरअसल बड़ी बहन अपनी तनख्वाह का बेशतर हिस्सा इस कुंबे पर खर्च करती है, मगर छोटी बहन शैतान है। उसने सुन लिया और बोली, अम्मा तुम क्या बहन भाई की मोहब्बत का शोर मचाए जा रही हो? बहन आखिर किससे मोहब्बत करे? चिंतामणी से जिसने 3rd क्लास में मैट्रिक पास की थी। अरे मैं तो कहती हूँ, याद है वो वक्त जब चिंतामणी को कॉलेज में दाखिल कराने का सवाल उठा था? तो यही वो बड़ी बहन थी जो आज उसे बढ़ चढ़ कर बागी हीरो बना रही है, जिसने उसका कॉलेज का खर्चा उठाने की सख्त मुखालफत की थी। और तुमने भी तो कहा था कि उसे किरियाने की दुकान खोल दो। हमारी ये बहन खुद भी मैट्रिक में फ़ेल हो गई थी और अब सिलाई मशीन का काम सीख रही है। मुअर्रिखीन की इस जंग के बाद बड़ी बहन ने ऐलान किया कि वो छोटी बहन के स्कूल की फ़ीस अदा नहीं करेगी, इसलिए फ़ौरन उसकी शादी करा दो। हाज़रीन, मुझे निहायत अफसोस है कि चिंतामणी की खातिर मुझे अपने कुंबे की अंदरूनी हालत बयान करना पड़ी और एक बाइज्जत कुंबे के लिए ये डूब मरने का मकाम है। मगर पूरा पस मंज़र बयान किए बगैर चिंतामणी की तलाश नामुमकिन है। मुअर्रिखीन के इन शदीद इख्तिलाफात की मौजूदगी में ये बात वसूख से कहना नामुमकिन है कि चिंतामणी क्यों भागा।
बेकारी, बेजारी, कंवारपन, कुनजहनी, पिटाई, डेमोक्रेसी, ब्रह्मचर्या, सनती इर्तिका, कुर्बानी, बेवकूफ़ी, ये तमाम वजह भी हो सकती हैं। इनमें से कोई एक वजह भी हो सकती है। शायद चिंतामणी इन तमाम वजहों को पालता रहा और उस दिन ये तमाम वजह मंजिल मकसूद तक पहुंच गईं जिस दिन उसके हाथ 200 रुपए लग गए। ये 200 रुपए मेरे एक दोस्त की अमानत थे और अब उसने मुझ पर मुकदमा कर रखा है। हमने चिंतामणी की तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखी। रेलवे स्टेशनों पर ढूंढा, जुए खाने छाने, फिल्म कंपनियों से पूछा। मेरी माँ दरख्तों से पूछती फिरी। वालिद मोहतरम ने रेलगाड़ियों पर सफर किया, लेकिन चिंतामणी जैसे एक खुदा था कि कहीं ना मिला। थक हार कर हमने ज्योतिषियों और नजूमियों से पूछा। एक नजूमी ने कहा वो मशरिक को गया है। एक और नजूमी ने बताया शुमाल की जानिब गया है। हम दोनों सिमतों में गए क्योंकि हमने दोनों को फीस अदा की थी। एक और नजूमी ने बताया एक कुत्ता भी उसके साथ है। हमने ये बात भी मान ली क्योंकि हमारे मोहल्ले से एक कुत्ता भी उस दिन से गायब है जिस दिन से चिंतामणी। न जाने कुत्ते को क्या सूझी कि वो भाग गया, हालांकि इस मोहल्ले में वो खूब नाजो नियम से पल रहा था। वालिद मोहतरम का ख्याल है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, वो जरूर उसके साथ गया होगा। जबकि चचा जान का बयान है कि अरे कुत्ते को कमेटी वाले जहर देकर घसीट ले गए हैं। एक ज्योतिषी ने हमें एक मंत्र फूंक कर दिया और कहा इसको आधी रात के बाद किसी कब्रिस्तान में दफन कराओ। इस मंत्र की ताकत से चिंतामणी खिंचा चला आएगा। चुनांचे हम आधी रात को एक डाकू के हमरा कब्रिस्तान में वो मंत्र दफन कराए। बाज डाकू बड़े इंसान दोस्त होते हैं, मगर चिंतामणी पर उस मंत्र का कोई असर ना हुआ। बाद में ज्योतिषी मजकूर से पूछने पर पता चला इस मंत्र के 2 किस्म के असर होते हैं। नंबर 1, भगौड़ा मुस्तरिब होकर घर लौट आता है। नंबर 2, भगौड़ा तंग आकर खुदकुशी कर लेता है। चिंतामणी पर शायद फिर दूसरा असर हुआ होगा, मगर हाय चिंतामणी, तुम्हारी माँ ये मानने को तैयार नहीं होती। एक खुदा रसीदा पागल औरत जिस पर काली देवी का नवास है और जो हर मंगलवार को बाल खोल कर खेलती है, ने बताया लड़का जिंदा है मगर उसके मन पर बोझ है, उसका उतारा करवाओ और काले बाजरे की रोटी और सफ़ेद मक्खन की एक टिकिया रोज़ काली कुतिया को खिलाया करो। चुनांचे ये हराम खोर कुतिया गुज़िश्ता 1.5 माह से हमारे यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। खा खा कर सारे महल्ले पर भौंकती है, मगर एहतरामन कोई जबान नहीं हिलाता। इश्तहार ख़त्म होने से पहले एक तोते का जिक्र खाली अस दिलचस्पी नहीं रहेगा कि हमने एक माहिर नजूम की हिदायत पर तोता ख़रीदा। आजकल गुमशुदगियों की वारदातों में इजाफे के बायस तोतों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, बल्कि आला नस्ल के तोते तो मिलते ही नहीं हैं, ब्लैक में मिल जाते हैं। हमने 15 रुपए में एक मजनू किस्म का तोता ख़रीदा, उसे फल और मेवे खिला के उड़ने के काबिल बनाया और फिर मुदरजा झेल चिट्ठी पर माहिर नजूम ने फूंक मारकर तोते के गले में बांध दी। चिट्ठी यूं थी, उड़ जा तोते खाकर गौते, वाहरे तेरे बलबोते, चिंतामणी से जाकर ये कह दे अरे सब हैं रोते, तेरे सारे होते सोते, तेरे सारे होते सोते। तोते को दूर जंगल में ले जाकर फिजा में उड़ा दिया और घर वापस लौटे तो तोता वहीं मौजूद। हमने पूछा मियाँ मिट्ठू क्या हुआ? वो बोला पिस्ता खाऊं। हमने इस नाबकार को मजीद पिस्ता खिलाना मुनासिब ना समझा और थक हाकर उसी तोता फरोश के यहाँ ये तोता वापस लौटा दिया, और वो भी आधे दामों पर। हाजरीन, हमारी ये तमाम कोशिशें जाहिर करती हैं कि चिंतामणी हमें कितना अजीज है। इसलिए मुल्क भर के तमाम बहन भाइयों से अपील है कि चिंतामणी को जहां कहीं भी देखें सीधा हमारे यहाँ लौटा दें। खिदमत खल्क का तकाजा तो ये है कि ये काम मुफ्त किया जाए, लेकिन चूंकि ज़माना सनती इर्तिका का है इसलिए खिदमत खल्क का तकाजा वाजिब मालूम नहीं होता, सो हम ज़रूर कुछ ना कुछ गुप्त दान देंगे।
आने जाने का किराया भी देंगे, बशर्त ये कि सफर 3rd क्लास में किया जाए। और अगर चिंतामनी खुद इस इश्तहार को पढ़े तो बराए मेहरबानी घर वापस लौट आए। मैं उसे ये कहकर परेशान नहीं करूँगा कि उसकी वालिदा बिस्तर मर्ग पर हैं या वालिद मोहतरम ने खाना पीना तर्क कर रखा है। नहीं, यहाँ सब खैरियत है, सारे कुंबे की हालत बदस्तूर अच्छी है। वालिद मोहतरम को बदस्तूर खाना हजम हो जाता है, वालिदा भी पड़ोसनों से लड़ती रहती हैं, इसलिए चिंतामनी बेखौफ होकर वापस चला आए ताकि कम से कम हम इस काली कुतिया को तो घर से बाहर निकाल सकें। चिंतामनी, जल्दी आओ भैया, वरना अगर वो 200 रुपए सारे के सारे खर्च हो गए तो फिर तुम्हारे वापस आने का कोई फायदा ना होगा। ए दिलरुबा तेरे लिए शौकत थानवी। शायर चिलगोजे खा रहा था। सामने की छत पर उसकी महबूबा गन्ना चूस रही थी। और दोनों के दरमियान एक गहरी और तंग गली हायल थी। वो संगदिल गली जिसकी गहराइयां सिर्फ रुपए से पाटी जा सकती थी। शायर के अफकारे आलिया भी इस खलीज को पुर नहीं कर सकते थे, क्योंकि दुनिया अभी इतनी फनशनास नहीं हुई कि वो एक चिलगौजे खाने वाले और बुझी हुई बीड़ी कान पर लगाने वाले फनकार की मंजिलत का अंदाजा कर सके। शायर रोजाना अपनी महबूबा की शान में एक नज्म कहता और खुद ही उसके तरन्नुम में हिचकोले खाकर रह जाता। काश उसकी महबूबा का नाशनास बाप अराइज नवीस होने के साथ साथ थोड़ा बहुत सुखन फहम भी होता और इस बात पर फख्र करता कि इतना बड़ा फनकार उसकी दुख्तर को मौजूए शेर बनाए हुए है। मगर वो सख्त कूर ज़ौक़ था। नाक भूंगी पर ऐनक लटकाए सारा दिन कचहरी के अहाते में आराइज नवीसी करते करते उसमें लताफत की हिस्स ही बाकी न रही थी। मगर शायर को ना कभी आगाज का पता चला और ना अंजाम की फिक्र ने कभी सताया। उसको तो यूं महसूस होता था कि गोया उसका मकसद हयात सिर्फ ये है कि अपनी महबूबा को देखे और अपने अफकार को उसके तसव्वुर से जगमगाता चला जाए। आज उसने पहली मर्तबा अपनी महबूबा को गन्ना चूसते देखा था। चिलगोजे खाने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, फिर यकायक तेज हो गई। फिर अचानक उसने मुट्ठी भर चिलगोजे एक तरफ रखकर कान पर लगी हुई बीड़ी सुलगाई। उस वक्त शेरियत उसके जज्बात में अंगड़ाई ले रही थी। उसको यूं महसूस हुआ कि अर्श से उसके लिए सामाने नौ आ रहा है और फलक के दरवाजे उस पर खुल गए हैं। उसने झूम कर कलम उठाया, कुछ गुनगुनाया, कुछ सर धुना और यकायक एक ढला हुआ मिसरा सफ़े किरतास पर आ गया। उफ, बिन्ते नए शकर तेरी शक्कर फरोशियां। वो झूमता रहा, गुनगुनाता रहा, सर धुनता रहा, बीड़ी पर बीड़ी पीता रहा, यहाँ तक कि दूसरा मिसरा नाजिल हुआ और मुकम्मल शेर सफ़े किरतास पर ज़ीरू नजर आने लगा। उफ, बिन्ते नए शकर तेरी शक्कर फरोशियां, शीरी तेरी निगाह है मीठी तेरी ज़बां। उसने जल्दी जल्दी 2-3 चलगोजे खाए। वो चाहता था कि अपनी महबूबा का गन्ना ख़त्म होने से पहले पहले ये नज़म मुकम्मल कर ले। वो अपना शेर गुनगुना रहा था, कभी किसी लय में कभी किसी धुन में, कि यकायक आंख बंद करके बैठ गया। फिर अचानक दौड़ा कागज़ की तरफ और दूसरा शेर कागज़ पर बखेर दिया। हर एक अदा में रस है, हर एक बात में मिठास, क्यों तलखियों का फिर हो गुजर तेरे आस पास। और फिर वही सर पकड़कर बैठ गया। न जाने ये सूरत इल्हाम की थी या उसका जी मतला रहा था। पेंसिल से उसने बतख की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जो कुछ कुछ खरगोश से मिलती थी। फिर उसने कलम एक तरफ रख दिया और बीड़ी के कश लेना शुरू कर दिए, यहां तक कि उसे फिर कलम उठाना पड़ा। फिर उसने बीड़ी का एक लंबा कश लेकर धुआं इस तरह छोड़ा कि उसी धुएं के पर्दे में तीसरा शेर भी कागज पर मुंतकिल हो गया, जो धुआं छटने के बाद पढ़ा जा सका। शहदो शकर से बढ़कर तेरा हर एक ख्याल है, फिर भी मैं तल्ख काम हूँ ये भी कमाल है।
उसने तीनों शेर सिलसिला वार अपने खास तरन्नुम में झूम झूम कर पढ़े और चौथा शेर बगैर बीड़ी पिए ही लिख दिया कि तेरे लिए मिठास जमाने की और रस, मुझ तल्ख काम के लिए हम तेरा और बस। नज्म अब मुकम्मल थी और उसकी महबूबा का गन्ना भी खत्म हो चुका था। चुनाचे वो उठी, अपना दुपट्टा झाड़ा, चिपचिपाते हुए हाथ अपने घनेरे बालों में फेरे और एक टांग से उचकती हुई कोठे से नीचे उतर गई। शायर ने एक आहे सर्द भरी, अपने अशार पर नजर डाली और आसमान की तरफ हसरत से तकने लगा कि ए चरखे सितमगार, देख लिया तूने कि इन आबदार मोतियों का मोल करने वाला कोई नहीं। ये लालो जवाहिर यूं ही अनमोल पड़े कंकर पत्थर की तरह बेकार रहेंगे। वो सोचता रहा, देर तक सोचता रहा। उसका सिलसिला ख्याल दूर, बहुत दूर, बल्कि उससे भी दूर जा पहुंचा। और जब वो दो लड़ती हुई चिड़ियों के अपने सर पे गिरने की वजह से चौंका तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वो तय कर चुका था कि मैं अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए वो रुपया भी जमा करूंगा जो कभी मेरा मौजू नहीं रहा है। मैं जिनसे हुनर बेचूंगा, मैं कसीदे लिखूंगा, मैं हर बड़े आदमी की मौत का इंतजार करूंगा ताकि उसकी वफात पर तारीखी क़ते नज़म करूं। और मैं पैदाइश व अमवात के दफ्तर जाकर मुंशियों से पूछूंगा कि आज किस बड़े आदमी के यहाँ विलादत हुई है ताकि तहनीती नज़म लिखूं। और अब मैं मुशायरे में जाने की फीस लिया करूंगा। शायर की दुआ शायद कबूल हो गई थी। उसी वक्त किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और शायर बीड़ी कान पर लगाता हुआ नीचे उतरा। आने वाले मुशायरे के मुंतज़मीन थे जो कि अपने मुशायरे के लिए शायरों का इंतज़ाम करने निकले थे। लंबे लंबे लिफाफे उनके हाथों में और बिखरा हुआ तबस्सुम उनके चेहरों पर। शायर ने गली में दरवाजे के सामने उनका खैर मकदम किया। एक साहब ने अपना कार्ड पेश करते हुए बड़े इंकिसार से फरमाया, ये मुशायरा बड़ी तारीख़ी अहमियत रखता है। पिछले साल इस मुशायरे में सिर्फ मकामी शायर आए थे, मगर इस मर्तबा अतराफ़ आलम से मशाहीर शुअरा तशरीफ़ ला रहे हैं। पिछले साल शायरों को चाय में शक्कर की कमी की शिकायत रह गई थी, मगर इस साल हमने ख़ास कोटा हासिल किया है शक्कर का और सिगरेट का भी। अब के हमारी मजलिस इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि कम से कम पासिंग शो ज़रूर हो। दूसरे साहब ने फरमाया, तरह एक दर्जन है और उस पर भी आपका इख्तियार कि जिस तरह का हो काफिया जिस तरह में रख लें। हाँ, अगर जहमत हो तो गैर तरह ही सही। तीसरे साहब क्यों चुप रहते? वो बोले, कोशिश होगी कि इस मर्तबा सामईन से शुअरा की तादाद बढ़ने ना पाए और सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ने की इजाज़त होगी जो या तो मदऊ हैं या अपने हल्का पुलिस स्टेशन से इस बात की तस्दीक लेकर आएँ कि उनका कलाम माले मसरूका नहीं है और वो वाकई शायर हैं। मगर आपको तो इसकी कोई कैद नहीं, आप तो माशाअल्लाह माने हुए हैं। शायर ने ये सब कुछ गौर से सुना, मगर अब वो तय कर चुका था कि मुशायरे में जाने की फीस लेगा। उसकी आंखों में उसकी महबूबा का तसव्वुर रक्स कर रहा था। उसने कदरे मतानत से कहा, आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, मगर मैं अपना एक असूल बना चुका हूँ कि शायर के वक्त की भी आखिर कुछ ना कुछ कीमत होती है। कीमत? जी हाँ, कीमत। और अब मैंने तय कर लिया है कि मैं बगैर कुछ लिए मुशायरे में ना जाऊँगा। मसलन शायर ने अब तक अपना नरखनामा मुरतब ना किया था, ना ही कमीशन के असूल मुकर्रर, ना ही डिस्काउंट के जवाबित मुरतब, मगर उसने इस तरह बात की कि गोया वो सब कुछ पहले से तय कर चुका हो। देखिए, अगर आमदोरफ्त के लिए सवारी का बंदोबस्त आप खुद फरमाएं तो मैं शिरकत मुशायरा का हदिया 10 रुपए कबूल कर लूँगा, बशर्तिया मुझसे एक ही हज़ल या नज़म सुनी जाए, और अगर मुझसे एक से ज़्यादा चीज़ें सुनी गई तो फ़ी नई नज़म या हज़ल 5 रुपए मजीद। किबला, आपको कार्ड से मालूम होगा कि ये मुशायरा तो यतीम खाने की तरफ से हो रहा है। सिर्फ कार्डों की छपवाई का बार इस कदर ज्यादा है कि हमने सोचा है कि आइंदा मुशायरे का दावतनामा स्लेट पर लिखकर गश्त करा दिया करेंगे। मुशायरे में टिकट ज़रूर रखा है ताकि यतीमों की कुछ इमदाद हो जाए, मगर बेशुमार लोग बेरंग भी आ जाएंगे। दुरुस्त है, मगर असूल भी कोई चीज़ है। ठीक है किबला, थोड़ी तरमीम फरमा ही दीजिए अपने उसूल में। जी जी, फरमाइए। हदिया 10 की बजाय 5 रख लीजिए, और अगर आपसे एक से ज़्यादा चीज़ें सुनी गई तो फ़ी नज़्म या गज़ल 10 रुपये रख लीजिए।
मगर इसमें तो आपका नुकसान है। जी नहीं, हम अपने मुशायरे का रंग खूब जानते हैं, इसीलिए आपसे ये तरमीम, बल्कि आपके उसूल में ज़रा सा रद्द-ओ-बदल चाहते हैं। और क़िबला इतनी रियायत कर दीजिए कि आने जाने की सवारी का इंतज़ाम भी खुद ही कर दीजिए। मुमकिन था कि शायर इनकार कर जाता, मगर उसकी निगाहों में उसकी महबूबा का तसव्वुर फिर से रक्स करने लगा, लिहाजा वो राज़ी हो गया। मुंतज़मीन ने 5 रुपए का नोट शायर के हाथ पे रखा और शायर से रसीद लिखवा कर रुखसत हो गए। अब शायर खुश था। ये उसकी शायरी की पहली कमाई थी और उसका दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि अगर यही रफ्तार रही तो उसकी महबूबा बहुत दिनों तक उससे दूर नहीं रह सकेगी। जल्द ही मुशायरों की ये कमाई उस गली को पाट कर रख देगी और वो अपनी महबूबा से एक ही सतह पर मिल सकेगा। मुशायरे के दिन शायर ने कपड़े धोए और जूते की मुरम्मत करवाई और शाम को अपनी ब्याज लेकर 4 मील की चहलकदमी करता हुआ मुशायरा गाह तक इस हालत में पहुंचा कि जूते की मुरम्मत की तमाम कलई खुल चुकी थी। मुशायरे का पिंडाल हाजरीन से खचाखच भरा था। शायर को शुअरा की सफ तक पहुंचाया गया और मुशायरा शुरू हुआ। थोड़ी देर में शायर का नाम पुकारा गया और शायर एक ख़ास वक़ार से चलता हुआ माइक्रोफोन तक आया और माइक्रोफोन में अपना मुंह डालते हुए बोला, हाजरीन, मेरी आज की नज़म का उन्वान है एक हसीना को गन्ना चूसता देखकर। हाजरीन ने क़यामत खेज तालियां बजाईं, जबकि हाल में मौजूद चंद एक औबाश नौजवान हंस भी दिए। एक आवाज आई, क्या गंडेरियों वाले जमा किए हैं? साहिब सदर ने मेज पर हाथ मारकर कहा, खामोश हजरात, खामोश। शायर ने बड़े ही लहन से नज्म पढ़ना शुरू की। उफ बिनते नए शकर तेरी शकर फरोशियाँ। पिंडाल कहकों से गूंज उठा। शायर ने इस तूफान के थमने का इंतजार करने के बाद कहा, हाजरीन, ना तो मैं आपके सामने कोई तमाशा पेश कर रहा हूँ, ना कोई लतीफ़ा अर्ज किया है, फिर इस हंसी के मानी आखिर क्या हैं? उफ बिनते नए शकर। हाल एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। मुंतजिमीन में से एक साहब शायर के करीब आकर बोले, हजरत, आप कोई गज़ल शुरू कर लीजिए। शायर ने कड़े तेवरों से कहा, जनाबे वाला, मैं कोई हज़ल गो शायर नहीं हूँ और अब तो मैं कुछ पढ़ना भी नहीं चाहता। ठीक है किबला, मगर आप तो मुंह मांगा मुआवजा ले चुके हैं। शायर की आंखों में उसकी महबूबा का तसव्वुर रक्स करने लगा। तालियों और कहकों का तूफान बरपा था, मगर शायर ने बड़े जोशो खरोश से अपनी नज़म पढ़ना शुरू की, क्योंकि अब वो 5 रुपए का नोट वापस ना कर सकता था। उसमें से कुछ उससे सर्फ हो चुके थे और बाकी से उसको उस तंग और गहरी गली के खलीज को पाटना था जो उसके और उसकी महबूबा के दरमियान हायल थी। जिस वक्त शायर नज्म पढ़कर आया है वो पसीने में शराबूर था। मुंतजिमीन उसको दांत पीस पीस कर घूर रहे थे। जनाब सदर ने तो नज्म खानी के दौरान कई मरतबा ये इरादा किया कि शायर के मुंह पर पट्टी बांधकर उसे पिंडाल से बाहर निकाल दे, मगर अब हंगामा खत्म हो चुका था। निहायत ही सुकून से एक साहब की गजल सुनी जा रही थी। शायर 5 रुपए के बार से आज़ाद होकर जेब से चिलगोज़े निकाल निकाल कर खा रहा था। उसके तसव्वुर में उसकी महबूबा गन्ना चूस रही थी और उसे यूं महसूस हो रहा था कि उस दरमियानी गली का खला थोड़ा बहुत पुर हो चुका है। हजरात, स्विट्जरलैंड में खाता हमारा मुश्तबा हुसैन। हजरात, मैं आज आपके सामने बग़ैर किसी खौफ के और बग़ैर किसी दबाव के और पूरे होश व हवास के ये ऐलान करना चाहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक में मेरा अकाउंट मौजूद है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो बेशक ना मानिए। मेरी बीवी भी इस बात को नहीं मान रही थी, अब ना सिर्फ वो इस बात को मान रही है बल्कि मुझे भी मानने लगी है। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जहाँ सारे लोग अपने खातों को पोशीदा रखने के 100 जतन कर रहे हैं, ऐसे में मुझे अपने आप ही अपने खाते की मौजूदगी का ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। एक दिन जब मैं बेहद थका मांदा दफ्तर से घर पहुंचा तो बीवी ने कहा,
आप जो इतना थक जाते हैं, इसका मतलब है आप दफ्तर में काम भी करते हैं। भला ये भी कोई पूछने की बात है? आम आदमी काम करने से ही तो थकता है। यही वजह है कि मैंने आज तक किसी सियासतदान और मौलवी को काम करते और थके मानता नहीं पाया। आदमी काम करता है तो उसे उसका सिला भी मिलता है। तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है? जाहिर है इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब मुल्क के माहिरीन मुआशियात के पास भी नहीं है। मैं क्या खाक जवाब देता? सो मैं खामोश हो गया। फिर मैंने सोचा कि 30 साल की रफाकत में मैंने अपनी बीवी को रोज़ की खुशियाँ उसी रोज़ देने के सिवाय और किया क्या है। उसकी झोली में एक एक दिन और एक एक पल को जोड़कर जमा किया हुआ 30 साल के ऊपर फैला हुआ एक माजी तो है, लेकिन आने वाले कल का कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसे आम ज़बान में खुश आइंद मुस्तकबिल कहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा मुस्तकबिल दे देते हैं। लिहाजा मैंने कहा, तुम क्या मेहनत और सिले के पीछे हैरान हो रही हो? मैं आज तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड के बैंक में मेरा अकाउंट मौजूद है। ये सुन के उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। बड़ी देर बाद जब बंद हुआ तो वो अचानक घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना शुरू हो गई। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? स्विट्जरलैंड के बैंक के खाते की बात को यूं खुल्लम खुला करता है, और अगर बफरज़े महाल तुम्हारा स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में खाता है भी तो यूं ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? मुझे अगर पता लगाना होगा तो मैं किसी खुफिया एजेंसी के ज़रिए पता लगा सकती हूँ। मगर पहले ये बताओ, क्या वाकई स्विट्जरलैंड में तुम्हारा खाता मौजूद है? सच बताओ, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है? सो तो है, मगर तुमने ये खाता खोला कब? 4 साल पहले जब मैं यूरोप गया था। मेरे इस जवाब ने मेरी बीवी को और भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं यूरोप के लिए रवाना हुआ था तो मेरी जेब में सिर्फ $20 मौजूद थे। अगरचे हुकूमत ने मुझे इजाज़त दे रखी थी कि अगर मैं बैरूनी ज़र मुबादला हासिल करना चाहूँ तो $500 तक ख़रीद सकता हूँ, लेकिन बैरूनी करेंसी ख़रीदने के लिए पहले हिंदुस्तानी करेंसी की ज़रूरत होती है। बैरूनी करेंसी तो मुझे मिल रही थी, लेकिन असल सवाल हिंदुस्तानी करेंसी का था। ये तो आप जानते हैं हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी करेंसी हासिल करना कितना मुश्किल काम है। इतने में मेरी बीवी दुनिया का नक्शा उठाकर ले आई और कहने लगी, जरा बताओ तो ये मुआ स्विट्जरलैंड है कहाँ और इसमें हमारा खाता कहाँ रखा हुआ है? तो मैंने दुनिया के नक्शे में स्विट्ज़रलैंड दिखाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कमबख्त स्विट्ज़रलैंड इतना छोटा निकला कि जब जब उस पर उंगली रखता था कमबख्त पूरे का पूरा ही गायब हो जाता था। बिलाखिर कलम की नोक से स्विट्ज़रलैंड के हदूद अरबा उस पर वाज़े किए तो कहने लगी, ये तो इतना छोटा सा है कि शायद ही किसी बैंक की इमारत इसमें समा सके। हमारे खाते के समाने की बारी तो बहुत बाद में आएगी। तुम शायद ठीक कहती हो। मुझे याद है मैं अपने दोस्त के साथ जनूबी फ्रांस के रास्ते से स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हुआ था। इस मुल्क का इतना जिक्र सुना था, सोचा क्यों ना इसके अंदर पहुंचकर इसका दीदार कर लेते हैं। मेरा दोस्त ज़रा मोटर तेज़ चलाता है। कुछ देर बाद कुछ सिपाहियों ने हमें सड़क पर रोक लिया और पूछा, हाँ भाई, कहाँ का इरादा है? अर्ज़ किया, एक ज़रा स्विट्ज़रलैंड जाने का इरादा है। अरे किबला, आप यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ से वापस जा रहे हैं? चारों नाचार हमें स्विट्ज़रलैंड में फिर वापस होना पड़ा और मोटर की रफ्तार धीमी करनी पड़ी कि कहीं तेज़ रफ्तारी में किसी और मुल्क में ना निकल जाएं। मेरी बीवी ने कहा, तुम तो स्विट्जरलैंड सैर सपाटे की गर्ज से गए थे, वहाँ के कुदरती मनाजिर देखने गए थे, फिर ये खाता खुलवाने वाला मामला कब ज़हूर में आ गया? बेगम कान खोल कर सुन लो, ये कुदरती मनाजिर और पहाड़ सब बहाने बनाने की बातें हैं। आज तक कोई भी स्विट्ज़रलैंड सिर्फ पहाड़ देखने के लिए नहीं गया, बल्कि पहाड़ की आड़ में वो कुछ और करने जाता है। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके दामन में स्विट्ज़रलैंड के वो मशहूर और मारूफ बैंक हैं कि जिनमें अगर अपना पैसा जमा कराओ तो पैसा जमा करने वाले की बीवी तक को मालूम नहीं होता कि उसमें उसके शौहर का पैसा जमा है। एक हज़रत तो कह रहे थे कि बाज़ सूरतों में ख़ुद बैंक की इंतज़ामिया तक को मालूम नहीं होता कि उसके बैंक में किसका कितना पैसा जमा है। इन बैंकों को वहाँ से हटा लो
तो स्विट्ज़रलैंड के कुदरती मनाजिर और पहाड़ों की सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाएगी। सच बताओ, अगर जिसने पहलगाम, गुलमर्ग और पीक पंजाल में हिमालय के पहाड़ देखे हैं, उसे क्या स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ पसंद आएंगे? और रही बर्फ़ की बात, उसे तो हम रोज़ रेफ्रिजरेटर में देख लेते हैं। अब खुद बताओ कि कुछ रह जाता है स्विट्ज़रलैंड में देखने के लिए? हाँ, किसी ज़माने में वहाँ की घड़ियाँ मशहूर होती थीं, अब जापान ने उनकी ऐसी तैसी कर दी है। किसी ने सच कहा है कि घड़ी साजी के मामले में हर मुल्क का एक वक्त होता है। स्विट्ज़रलैंड की घड़ी अब टल चुकी है, अब उसके बैंकों में रकम जमा करने वालों पर घड़ी आई है। इसीलिए याद रखो कि जो कोई भी स्विट्ज़रलैंड जाएगा अपना पैसा जमा करा के आएगा। इसका मतलब है कि तुम स्विट्जरलैंड सिर्फ अपना खाता खुलवाने गए थे। तो और क्या, पहाड़ देखने थोड़ी गया था? तो अगर खाता ही खुलवाना था तो हिंदुस्तान के किसी बैंक में रकम जमा करवा देते। क्या तुम नहीं जानती हमारे बैंकों की क्या हालत है? आए दिन तो डाके पड़ते रहते हैं। लोग बैंकों के खुलने का इतना इंतज़ार नहीं करते जितना डाकू उन्हीं बैंकों के बंद होने का इंतज़ार करते हैं। फिर स्विट्ज़रलैंड के बैंक में खाता खोलने का लुत्फ़ ही कुछ और है। और यूं मैंने एक खुश आइंद मुस्तकबिल के कुछ लम्हे अपनी बीवी को सौंप दिए। इस बात को हुए 3 महीने बीत चुके हैं। ना उसने मुझसे उस अकाउंट का खुफिया नंबर पूछा, ना अकाउंट का खुफिया नाम, और ना ये पूछा कि उस अकाउंट में कितनी रकम जमा है। ये ज़रूर है कि पिछले 3 महीनों से वो बहुत खुश है। उसकी ज़िंदगी में एक खुशगवार एतमाद पैदा हो चुका है जिसकी नज़ीर पिछले 30 सालों में मुझे कभी नज़र ना आई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस एतराफ़ के बाद से मुझे अपने एतमाद में कमी महसूस हो रही है। हज़रात, तो आप जानते हैं कि मेरा बैंकों से कितना ही ताल्लुक़ हो सकता है। एक महफ़िल में एक मशहूर व मारूफ बैंकर का तारुफ एक मशहूर व मारूफ अदीब से कराया गया, तो बैंकर ने अदीब से कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने आज तक आपकी कोई किताब नहीं पढ़ी। इस पर अदीब ने कहा, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई, मगर मेरी बदकिस्मती है कि मैं आज तक किसी बैंक की इमारत में दाखिल नहीं हुआ। मैं इतना बड़ा अदीब तो खैर नहीं हूँ कि किसी बैंक में कदम ही ना रख पाऊँ। मैं बैंक जाता ज़रूर हूँ, बैंक में मेरा खाता भी मौजूद है। दरअसल मेरी तनख्वाह चेक से मिलती है, इसलिए बैंक में खाता खोलना ज़रूरी था। ये और बात है कि मेरा ये खाता मेरा और मेरी बीवी का जॉइंट अकाउंट है। इस जॉइंट अकाउंट की खुसूसियत ये है कि इसमें रकम जमा करने की ज़िम्मेदारी तो मेरी होती है, लेकिन उसमें से रकम निकालने का खुशगवार फरीज़ा मेरी बीवी को अंजाम देना पड़ता है। अंदरूने मुल्क अपनी माली हालत ये है कि अगर कोई आफत का मारा मुझसे 20-25 रुपये उधार मांग लेता है तो मैं उसका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। उसे रकम नहीं देता, अलबत्ता शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझता है कि मुझसे 20-25 रुपये उधार मांगे जा सके। इस सूरत हाल के बावजूद मेरा स्विट्ज़रलैंड के बैंक में खाता मौजूद है, और इस वाक़े को आपके सामने रखने की वजह यह है कि पिछले 3 महीनों से मैं बहुत अजीब व गरीब कैफियत से गुजर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पूरी राजदारी और ईमानदारी के साथ अपने खाते की इत्तला अपनी बीवी को दी थी। मुझे यकीन था कि ख़ानदान के इस राज को वो अपने सीने में छुपाए रखेगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास हो रहा है कि इस राज की रोशनी धीरे धीरे मेरे घर के अतराफ़ फैलने लगी है। पिछले महीने की बात है, मैं महल्ले की एक दुकान से मोज़े ख़रीदने गया था। मुझे मोज़ों की एक जोड़ी बड़ी पसंद आई, लेकिन दुकानदार ने उनकी कीमत जो बताई वो हिंदुस्तान में मेरे मौजूदा बैंक बैलेंस की बिसात से बाहर थी। दुकानदार ने आंख मारकर कहा, हजरत आप ये मोज़े ले लीजिए, अरे 20-25 रुपए के फ़र्क पर मत जाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा जब स्विट्ज़रलैंड से आपका पैसा आ जाए। थोड़ी देर के लिए मैं चौंक सा गया। फिर मैंने सोचा स्विट्ज़रलैंड के बैंकों का चूंकि बहुत चर्चा है, इसलिए दुकानदार ने ये बात मजाक में कही होगी। फिर मुझे महसूस हुआ कि महल्ले के वो लोग जो मुझसे कतराते थे या मुझसे मुंह छुपाते थे, अब ना सिर्फ अपना मुंह दिखाने लगे हैं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सलाम भी करने लगे हैं। पड़ोसियों के बारे में तो आप जानते हैं, ये सिर्फ आपकी खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख ना हो तो उन्हें पैदा करने की कोशिश भी करते हैं।
ये पड़ोसी अब मुझे अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं। मेरे एक पड़ोसी कपड़े का कारोबार करते हैं। कारोबार करने का ढंग कुछ ऐसा है कि पूरे मुल्क को नंगा करके छोड़ेंगे। पैसे की वो रेल पेल है कि न जाने इतना पैसा कहाँ रखते हैं। पिछले 20 सालों के पड़ोसी हैं, लेकिन उनसे ताल्लुकात सिर्फ पिछले 2 महीनों में कायम हुए। उनकी बीवी तो इन दिनों मेरी बीवी की सबसे अच्छी और चहीती सहेली बनी हुई है। 2-3 मरतबा मुझे भी घर बुला चुके हैं। जब भी बुलाते हैं वो सलूक रखते हैं जो अहले गर्ज बेईमान वजीरों के साथ रवा रखते हैं। पिछले हफ्ते मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मेरे पड़ोसी की बीवी उससे ये जानना चाहती है कि स्विट्ज़रलैंड के बैंक में खाता खोलने का क्या तरीका है। मैंने कहा, उन्हें किसने बताया कि स्विट्ज़रलैंड के बैंक में मेरा खाता मौजूद है? अरे तुम भी अजीब बातें करते हो। उन्हें कैसे पता चल सकता है कि स्विट्जरलैंड के बैंक में तुम्हारा खाता मौजूद है? तुम चूंकि पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए खाता खुलवाने का तरीका मालूम करना चाहते होंगे। तो बता दो, आखिर को पड़ोसी हैं, इसमें हर्जी क्या है? पड़ोसी तो पिछले 20 सालों से हैं, लेकिन पड़ोसियों का सा सलूक पिछले 2 महीनों से क्यों कर रहे हैं? मैंने फिर भी खाता खोलने का तरीका उन्हें बता दिया। यहाँ तक तो खैर ठीक था। परसों एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा दाढ़ी बना रहा था कि एक भिखारी हस्बे मामूल मेरे घर पर आवाज़ लगाने लगा कि दूसरे भिखारी ने, जो मेरे पड़ोसी के घर पे खड़ा था, मेरे घर पे खड़े भिखारी से कहा, अरे भाई, इस घर पर आवाज लगाकर क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? इसका सारा पैसा तो स्विट्जरलैंड में है। नाहक क्यों इन्हें तंग करते हो? अब पानी मेरे सर से ऊंचा हो चुका था। मैंने फौरन अपनी बीवी को तलब किया और कहा, आपको याद होगा कि मैंने 3 महीने पहले आपको इस राज से वाकिफ किया था कि स्विट्जरलैंड के बैंक में मेरा खाता मौजूद है। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ इस बात को? मैं तो दिन के 24 घंटे इस बात को याद रखती हूँ। मगर तुम्हें आज अचानक उसकी याद कैसे आ गई? पहली मर्तबा जब तुमने इसका जिक्र किया था, क्या वो गलत था? गलत नहीं था, लेकिन मेरा एतराफ़ अधूरा था। मैंने तुम्हें खाते का नंबर, खाते का खुफिया नाम और उसमें जमा रकम के बारे में तो बताया ही नहीं था। मुझे मालूम है, उसका नंबर है 420, उसका खुफिया नाम है गोभी का फूल, और उसमें स्विट्जरलैंड के सिर्फ 10 मार्क जमा हैं। तुम्हें किसने बताया? मैंने इस सिलसिले में एक खुफिया एजेंसी की खिदमात हासिल की थी। फेयर सेक्स नाम है उसका। स्विट्जरलैंड के खातों का पता ऐसे ही लगाया जाता है। दरअसल जब स्विट्जरलैंड में देखने को कुछ नहीं मिला और वहाँ से वापस चलते वक्त मेरी जेब में 10 स्विस मार्क बच रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें किसी बैंक में जमा करा दूं। हिंदुस्तान में तो ये सहूलत है कि अगर किसी तारीखी मकाम पर जाते हैं तो वहाँ अपना नाम भी लिख कर आ सकते हैं, ताकि ना सिर्फ आपकी सनद रहे बल्कि आपकी निशानी भी मौजूद रहे। स्विट्ज़रलैंड में तो ये सहूलत भी मैसर नहीं थी, लिहाजा मैंने यादगार के तौर पर वहाँ के बैंक में खाता खोल दिया। ये कोई अहमियत की बात नहीं है, तुम्हें भी इसे कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब तो खैर मैं इस खाते को बंद कराने की सोच रहा हूँ। खबरदार, इस खाते को बंद करवाने का सोचा भी तो, बल्कि आज से इसे भी हमारा जॉइंट अकाउंट ही समझो। इस जमाने में समाज में इज्जत उसी की है जिसका स्विट्जरलैंड के बैंक में खाता मौजूद है। इस जमाने में सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत है जो पैसे वाले हैं और जिनका स्विट्जरलैंड के बैंक में खाता मौजूद है। तुम तो 4 साल पहले स्विट्जरलैंड जाके गफलत में इस खाते को खुलवा आए थे, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी एक जज्बाती गफलत से हमें कभी फायदा भी हो सकता है। मेरा यकीन करो, स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा किए हुए 10 मार्क हिंदुस्तान में 10 करोड़ के बराबर हैं। देखते नहीं समाज में तुम्हारी कितनी इज्जत होने लगी है। दुकानदार उधार देने लगे हैं, कितनी दावतें खा चुके हो। जो लोग बराबरी से मिलते थे अब झुक झुक के मिलते हैं। और तो और महल्ले के लेडीज क्लब के चेयरपर्सन के तौर पर आज मेरा बिला मुकाबला इंतखाब होने वाला है। ये सब किसकी बदौलत है? जरा सोचो तो।
जिन दिनों हिंदुस्तान के सारे शुराफा स्विट्जरलैंड में अपना खाता खुलवाने जा रहे हैं, तुम होके बंद करवाने चले हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी एक इत्तेफाकी गलती से तुम्हारा शुमार भी हिंदुस्तान के शुराफा में होने लगा है, वरना यूं ही जूतियां चटकाते फिरते। ये मेरी गुजारिश नहीं, हुक्म है कि अब ये खाता बंद नहीं होगा। और ये कहकर मेरी बीवी लेडीज़ क्लब की चेयरपर्सन के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए चली गई और मैं दुनिया के नक्शे में फिर से स्विट्ज़रलैंड को तलाश करने लगा। दिमाग चाटने वाले इब्राहिम जलीस। मेरे मुलाकातियों की कोई तादाद मुअय्यन नहीं है, मगर इनमें से चंद मुलाकाती ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे रह रह कर ख्याल आता है कि काश इनसे मेरी मुलाकात ना होती, या काश इनसे मेरे राहो रस्म मुनक़ता हो जाएं। मगर फिर भी कभी किसी नए मुलाकाती से मिलता हूँ तो आदतन ये ज़रूर कह देता हूँ कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई ये जुमला तो बिल्कुल रस्मी है, इसके मानी और मफहूम और अहमियत पर गौर किए बगैर खुद ब खुद ही ज़बान से निकल जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि इस जुमले का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए और इसलिए बार बार मिला जाए कि मुझे उनसे पहली बार मिलकर बड़ी खुशी हुई थी। वैसे अब तो जी चाहता है ज़रा ढीठ बनकर, ज़रा बेमुरव्वत होकर साफ साफ कह दूं कि साहिबान, मैं आपसे हरगिज़ मिलना नहीं चाहता। मुझे आपसे मिलकर ना अभी खुशी हुई है, ना पहले कभी हुई थी और ना आइंदा कभी होगी। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़िए और मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह सकता। मैं लाख कोशिश करूं मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मुझ में वो इखलाकी जुर्रत ही नहीं जिसकी हर बड़े आदमी ने तलकीन की है, जो इब्तिदाए आफरीनिश से पैगंबरों और चंद बड़े आदमियों को छोड़कर किसी इंसान में पैदा नहीं हो सकी। इस दुनियाए आबो गिल में इखलाकी जुर्रत को वो अहमियत ही हासिल नहीं जो इखलाकी बुज़दिली को है, क्योंकि इखलाकी जुर्रत बड़ा दिल गुर्दे का काम है, मगर इखलाकी बुज़दिली के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे दिल गुर्दे चूँकि थोड़े कमज़ोर हैं और मैं फितरतन आसान भी हूँ, इसलिए मुझ में इखलाकी जुर्रत पैदा हो ही नहीं सकती। तभी तो मैं हर ज़ैद बकर उम्र से पहली मुलाकात में बेखटके यानी बिला सोचे समझे ये कह देता हूँ कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मगर अजराह इंसाफ आप फरमाइए कि क्या किसी भी सही अक्लो दिमाग रखने वाले शख्स को सैयद शाह ज़ियाउल हसन से मिलकर खुशी हो सकती है? मुझे अपने दोस्त मोहम्मद रियाज खां पर बेहद गुस्सा आता है, जिसने एक मनहूस दिन मेरा तारुफ सैयद शाह ज़ियाउल हसन से करवा दिया। ये कोई सुखन साजी नहीं बल्कि एक खुली हुई हकीकत है कि जिस भी शख्स की मुलाकात सैयद शाह ज़ियाउल हसन से होगी वो दिन उस शख्स की ज़िंदगी का सबसे मनहूस तरीन दिन होगा। और अब मेरी ज़िंदगी में उस एक मनहूस घड़ी को छोड़कर रोज़ बरोज़ मनहूस घड़ियों का इजाफा होता जाता है, क्योंकि सैयद शाह ज़ियाउल हसन मुझसे बार बार मिलता है। मैं जितना उससे दूर भागता हूँ वो उतना तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ता है, मुझे पकड़ लेता है। फिर मुझे शिकस्त मानकर दांत खोलकर मुस्कुराना पड़ता है और फिर मैं कहता हूँ, ओह सैयद शाह ज़ियाउल हसन साहब, कहिए मिजाज तो अच्छे हैं, बस फिर ना पूछिए। सैयद शाह ज़ियाउल हसन साहब की ज़बान जब चलती है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती, घंटों चलती रहती है। आप बैठिए और अपने सब्र व ज़ब्त का इम्तिहान दीजिए। नतीजतन नाकामी मुझे या आपको ही होगी, क्योंकि सैयद शाह ज़ियाउल हसन साहब तो कभी नाकाम हो नहीं सकते। भाई उन्हें उन्हें खुशफहमी है कि वो एक बड़े दिलचस्प बातूनी या अच्छे मजलिसी आदमी हैं, इसलिए वो बातें शुरू कर देते हैं, ईरान की बातें, तौरान की बातें, बेकार बातें, मोहम्मल बातें, बातें ही बातें, गर्ज बातें ही बातें। मगर नज़दीक से बगौर देखने पर भी ये पता नहीं चलता कि वो बातें नहीं कर रहे बल्कि अपने मुखातिब का दिमाग चाट रहे हैं। मैं मानता हूं कि इंसान के हलक में ज़बान इसलिए जड़ दी गई है कि वो बातें कर सके। बातें करना हरगिज़ गैर इंसानी हरकत नहीं, मगर मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि दिमाग चाटना यकीनन एक गैर इंसानी हरकत है। सैयद शाह ज़ियाउल हसन साहब जब भी कभी मिलते हैं सबसे पहले ये कह देते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे 2-1 मिनट बातें करता चलूं।
अब सुनिए उनके 1-2 मिनट की बातें। अरे कुछ सुना तुमने? वो मोहनलाल है ना, बेचारा चलती मोटर के नीचे आ गया, बड़ी सख्त चोट आई उसको। मैं पूछता हूँ कौन मोहनलाल, तो वो हैरत से कहते हैं अरे तुम मोहनलाल को नहीं जानते? हाँ हाँ, तुम मोहनलाल को नहीं जानते। मोहनलाल बेचारा बड़ा प्यारा दोस्त है, बहुत ही दिलचस्प और हंसमुख। डिप्टी दयानारायण का भांजा, खुश मजाक और जिंदा दिल, बिल्कुल डिप्टी दयानारायण की तरह। हाय हाय, डिप्टी दयानारायण की भी क्या ही तारीफ की जाए। अभी पिछले साल ही स्वर्गवास हो गए। बड़ी दर्दनाक मौत थी बेचारे की। और दर्दनाक मौत से याद आया, वो अपना कमरुद्दीन, वो भी तो मर गया। उसकी भी बड़ी हसरतनाक मौत थी। अरे तुम तो कमरुद्दीन को भी नहीं जानते, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे से याद आया, तुम्हारे बच्चे का मिजाज अब कैसा है? कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहे हो? आजकल कोई ढंग का डॉक्टर है ही कहाँ, सब नीम हकीम खतराए जान। अब तो यार मेरे इलाज करने वाले भी डॉक्टर और कॉलेज पढ़ाने वाले भी डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर से याद आया, वो डॉक्टर फारूक हुसैन जो मुआशियात के प्रोफेसर थे, इस्तीफा दे दिया। भाई बड़ा ही खुददार आदमी है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में 2 ही खुददार आदमी देखे हैं, एक डॉक्टर फारूक हुसैन और दूसरा मोहम्मद कासिम तबला मर्चेंट। तुमने मोहम्मद कासिम तबला मर्चेंट का वो किस्सा तो सुनी रखा होगा कि एक मर्तबा एक बड़े रईस ने दुकान के बाहर सड़क पर मोटर में बैठे बैठे ही बड़ी रौनक से कहा, अरे ओ मियाँ तबले वाले, यहां आओ, इसे दुरुस्त करना है। मोहम्मद कासिम ठहरा खुददार आदमी, उसने भी दुकान में बैठे बैठे ही जवाब दिया, गर्ज पड़ी है तो मोटर से उतरकर यहां आओ, वरना अपना रास्ता नापो। ये होती है खुददारी। भाई तिजारत करता है, आजाद पेशा आदमी है, वो भला किसी रईस का दुबैल क्यों हो? मैं तो बस इतना कहता हूं कि अरे मियाँ कहाँ को जा रहे हो, बैठो। मगर मैं कहता हूँ मुझे 11:30 बजे एक साहब से ज़रूरी मिलना है। माफ़ करना, मैं मोहम्मद कासिम तबलची की दास्तान खुददारी ना सुन सका, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ। मुझे 11:30 बजे एक साहब से ज़रूरी मिलना है और अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। अच्छा, फिर मुलाकात होती है। और ये कहकर मैं सर पर पैर रखकर वहाँ से भागता हूँ। ये बिल्कुल झूठ है कि मुझे 11:30 बजे एक साहब से ज़रूरी मिलना है, मगर ये बिल्कुल सच है कि मुझे ज़ख्मी मोहनलाल या उनके जिंदा दिल और खुश मजाक मामू डिप्टी दयानारायण आंजहानी या छोटे छोटे बच्चों वाले मरहूम कमरुद्दीन या प्रोफेसर साहब साबिक माहिर माशियात या मोहम्मद कासिम तबलची की दास्तान खुददारी में कोई दिलचस्पी नहीं। मोहनलाल को तो मैं जानता तक नहीं। भाई अगर वो मोटर से गिर पड़ा तो मैं क्या करूं? उनके मामू डिप्टी दयानारायण बड़े ही जिंदा दिल और खुश मजाक आदमी थे तो होंगे। अरे प्रोफेसर साहब ने इस्तीफा दे दिया तो मेरा क्या बिगड़ा? कमरुद्दीन की मौत हसरतनाक सही तो मैं क्या करूं? और ये मोहम्मद कासिम तबला मर्चेंट अगर खुददार है तो हुआ करें, मुझे उनसे तबला दुरुस्त नहीं करवाना। मेरी शिकायत अकेले ज़ियाउल हसन से नहीं है, बल्कि मेरा गिला तो ज़ियाउल हसन के सारे भाइयों से है। मेरा रुए सुखन यहाँ पर ज़ियाउल हसन के सगे या रिश्ते के भाइयों का नहीं, बल्कि ज़ियाउल हसन के हम पेशा यानी ज़ियाउल हसन की तरह दूसरे दिमाग चाटू लोगों की तरफ है। क्योंकि दिमाग चाटना ना सिर्फ एक पेशा है, बल्कि इसका शुमार फ़नून लतीफ़ा में होने लगा है। ज़ियाउल हसन के एक और भाई अबुल फजल हैं। वो एक ज़िले की तहसील के पेशकार हैं। अपने किसी न किसी काम की कार्रवाई के सिलसिले में शहर आते जाते रहते हैं। जब भी शहर आते हैं और मुझे देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये करते हैं, हाँ, अरे भाई तुम कब आए? मैं कहता हूँ मैं तो यहीं था, मैं तो अरसे से यहीं हूँ, मैं तो 5 साल में किसी छोटे मोटे सफ़र पर भी नहीं गया। हाँ, अच्छा, तो वो आपके भाई हैं जो बम्बई में होते हैं? अरे मेरे तो कोई भाई बम्बई में नहीं है, वो मुसेर हो जाते हैं। अरे कोई थे ना तुम्हारे बम्बई में? मैं उनसे क्या बहस करूं, इसलिए झूठ मूठ जवाब देता हूं। अच्छा, आप आबिद हुसैन की बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो बम्बई में जाके फिल्म एक्टर बन गए। हालांकि आबिद हुसैन तो यहीं हैं, एक दफ्तर में मुलाजमत कर रहे हैं। वो खुश होकर फरमाते हैं, देखा, मैंने कहा था ना।
तो अब आप क्या कर रहे हैं? जी चाहता है कह दूं झक मार रहा हूँ, मगर वो बुजुर्गों के जानने वाले हैं इसलिए जवाब देता हूँ जी, अखबार में एडिटर हूँ। बहुत खूब, अखबार में एडिटर हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या छप रहा है आजकल अखबारों में? ऐसे सवाल के बाद अपना और उनका जी एक कर देने को चाहता है, मगर इंसान बंदा मजबूर है और वो तहसील के पेशकार हैं और बुजुर्गों के जानने वाले भी हैं। भाई जब भी शहर आते हैं अपने हर मर्तबा के किए हुए सवालात हर मर्तबा दोहराते हैं और 2-2, 3-3 घंटे तक मेरा दिमाग चाटते रहते हैं। मगर परसों मैंने उन्हें सही चकमा दिया। शहर आए थे, इत्तेफाक से रोड पर नजर आ गए, मैं साइकिल पर था, मुझे देख के पुकारा। अरे मियाँ कहाँ जा रहे हो? रुको भाई। मगर मैंने अनजान बनकर साइकिल के पैडल की रफ्तार तेज कर दी और साइकिल को नामपली सड़क पर मोड़ दिया। हालांकि जाना मुझे मुअज्जम जाही मार्केट था। सैयद शाह ज़ियाउल हसन साहब के एक तीसरे बिरादर तरीक़त हमारे एक पड़ोसी हैं जो महकमा माल गुजारी में पेंशन याफ्ता मुंतजिम थे। उन्हें बुढ़ापे की वजह से नींद नहीं आती, इसलिए बेख्वाबी का वक्त मेरा दिमाग चाटने में गुजारते हैं। रोज़ाना रात को खाने के बाद मुलाकात के लिए आते हैं और आते ही सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि बताओ भाई क्या लिखा है आज अखबार में? अब मैं कोई हाफिज अखबार तो हूं नहीं, इसलिए अखबार आमदन उनकी तरफ बढ़ा देता हूं। वो अखबार जूं का तू मेरी तरफ लौटाते हैं और कहते हैं, अरे इसमें क्या रखा है, अखबार तो मैं सुबह का ही पढ़ चुका हूं। बताओ स्टालिन कब हल्ला बोल रहा है हिंदुस्तान पर? मैंने इरादा कर लिया है कि जिस रोज मेरे सब्र शुक्र का प्याला भर जाएगा मैं इनसे साफ साफ कह दूंगा कि मियाँ ना तो स्टालिन को बावले कुत्ते ने काटा है कि वो हिंदुस्तान पर हमला करे, और ना मुझे कि मैं यहाँ बैठकर आपके साथ 3-3 घंटे अखबार का अमोख्ता पढ़ूं। आप पेंशन याफ्ता हैं, आपको बेख्वाबी की शिकायत है, तो फिर जाइए घर बैठकर तारे गिनिए। मेरा जवान वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? मेरे पास कहाँ इतना फालतू दिमाग है कि आप बैठकर चाटा कीजिए। हजरत मुझे सोने दीजिए, रात के 11 बज गए हैं। लिल्लाह अपनी बुजुर्गी और मेरी सादतमंदी का नाजायज फ़ायदा तो ना उठाइए। ज़ियाउल हसन के एक और भाई का नाम चौधरी राम किशन जी है। चौधरी राम किशन जी और मैं प्राइमरी जमात में साथ पढ़ा करते थे। फिर वो प्राइमरी जमात पास करने के बाद अपने वालिद साहब के कपड़े की दुकान पर बैठ गए। जब मैंने वक्त गुजर गया और बीए पास कर लिया, ये खबर किसी तरीके से चौधरी राम किशन जी तक पहुंच गई। वो मुझे बड़ा लायक आदमी समझने लगे। अपने कारोबारी खतूत लिखवाने और पढ़वाने के अलावा अपने राज फोड़े के इलाज से लेकर अपनी बेटी के शादी के तमाम मामलात में मुझसे मशवरा करते हैं। उनकी गुफ्तगू में दोहराए जाने वाले जुमले ये हैं, अरे मियाँ तुम इल्मो अदब के खूब चर्चे करते हो, ज़रा बताओ तो देसी कपड़े के साथ वलायती कपड़े की तिजारत करूं? छोटे बच्चे को गिरजा के स्कूल में भेजूं या सरकारी मदरसा में दाखिल कराऊं? दीवान खाने की दीवार ईंटों की चुनवाऊं या लकड़ी की जाली ठुकवाऊं? राज फोड़े का इलाज कराऊं या दवाइयां ही खाता रहूं? गरज ये हुक्का छोड़ दूं या सिगरेट पीऊं या पान खाऊं? अरे कुछ तो बोलो। तो बात यह है कि राम किशन जी रोज़ाना मुझसे मेरी काबिलियत का इम्तिहान लेने, मुझसे मुलाकात करने आ जाते हैं, क्योंकि बकौल उनके मैं इल्म अदब के खूब चर्चे कर रहा हूँ और मेरी खोपड़ी में बहुत बड़ा दिमाग है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरा सारा दिमाग तो सैयद शाह ज़ियाउल हसन ने, तहसील के पेशकार ने, हमारे पड़ोसी ने और चौधरी राम किशन जी ने चाट लिया है। अब मैं आपको यहाँ बैठकर क्या मशवरा दूं कि राज फोड़े का इलाज कराना चाहिए? इसलिए मुझे माफ कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Da 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 da